तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कल बीच में नेटवर्क गड़बड़ होने से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ तक हो गया था शियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या है? ये जब हम मान लीजिएगा ये कोई बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी पर इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं साइड से, इस फोर्स को हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। यह इसी का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स है। अभी तक हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जो फोर्स लगाते थे वो लगाते थे सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए इस प्रकार लगाया था हमने फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स था वो नीचे की ओर था, मींस एक वायर को हम नीचे खींच रहे थे। लेकिन इसमें ये सरफेस है, इसके नॉर्मल था, इसके परपेंडिकुलर था, लेकिन ये यहाँ साइड से हम टेंजेंशियल लगा रहे हैं, मींस उसको पुश कर रहे हैं, आगे की ओर पुश कर रहे हैं। तो उसकी स्थिति जब हम इसको पुश करेंगे तो ये वाला मुड़ने के बाद इसका देखिएगा बेस सेम है, बेस नहीं हट रहा अपनी जगह से, और ये थोड़ा झुक जाता है। और इसके बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, मींस इसके और इसके जो बीच में एंगल बन रहा है वो है थीटा। मींस ये है इस प्रकार से, हमने इधर से पुश किया, ऐसे गया, ये है ऐसे गया, मींस एंगल थीटा। तो अब हमें निकालना है इसका शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल में था, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल, और यहाँ पर शेयरिंग ऑफ स्ट्रेन होगा थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा, जितना एंगल ये टर्न कर गया। सपोज कीजिएगा अगर हम डिस्टेंस में देते हैं तो सपोज करो ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हुई डेल्टा एक्स। ये मौजूद कर लेते हैं कि जब ये यहाँ से चला तो यहाँ पर जो डिस्टेंस इसने तय की डेट इज डेल्टा एक्स, और इसकी लंबाई कितनी है मान लीजिएगा, इस पूरे की लंबाई डेट इज एल। थीटा क्योंकि इतना छोटा होता है, एक चीज बात समझिए, तो हम और डेरिवेशन में भी ये ले चुके हैं कि अगर थीटा इज इनफाइनाइट स्मॉल, इफ ई थीटा इज इट इनफाइनाइट स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा शेयरिंग स्ट्रेन को न्यूमेरिकल में निकालेंगे तो टेन थीटा निकाल लेंगे, डेट इज द शेयरिंग स्ट्रेन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या है? देखो थीटा ये बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, तो इसका या यहाँ ये ले लो, चलो थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये थीटा बन रहा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया डेल्टा एक्स, और पूरा ही ले लेते हैं एक्स, तो ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। और टेन थीटा क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन थीटा कह सकते हो या इसको टेन थीटा कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसीलिए हमारा दूसरा फार्मूला आ गया, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। ये भी लर्न कर लीजिए।
तो एक तो फॉर्मूला ये लर्न होना चाहिए, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, और सेकंड तो बहुत ईजी है कि शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा डेट कैन बी टेन थीटा बिकॉज एंगल इज टू स्मॉल। जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अब आते हैं हम थर्ड पर। देखिएगा कि जितने भी हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम बार बार बता चुके हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो सरफेस के नॉर्मल लगता है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो भी सरफेस के नॉर्मल ही होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स सरफेस के नॉर्मल न होके क्या होते हैं, टेंजेंट होते हैं। इसीलिए इसका नाम है शियरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब हम लेते हैं थर्ड टाइप का स्ट्रेन। हम बता चुके थे पहले वीडियो में कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। तो जो तीन टाइप के स्ट्रेन थे उनको हम पहले ही बता चुके थे। तो कौन कौन से स्ट्रेन बता चुके थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन्स, एंड थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या है, जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो कितना होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा डेल्टा बी। मान लीजिएगा एक बैलून को हम क्या डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो जब पानी में डाल देंगे तो उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो स्वाभाविक है कि जो बैलून को जब हम पानी में डाले इस प्रकार से था, तो जब फोर्स लगेगा थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेकंड में एग्जाम्पल अपने आप ही कर सकते हैं कि हमने बैलून में हवा भरी है, अब हमने इसमें और हवा भरी तो ये और फूल जाएगा, मीन्स इसके वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम उसमें हवा भर रहे हैं किसी भी गुब्बारे में, किसी भी बैलून में, तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और जब उससे पानी के अंदर जब उसे डुबो रहे हैं तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और इससे उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो गुब्बारे का जो बैलून है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, डेट इज कॉल्ड डेल्टा बी। तो हम डेल्टा बी से लिखते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, अब देखिएगा, ये मान लो गुब्बारा तुम्हारा, अब मान लीजिएगा इसको हमने वाटर में डुबो दिया, इसको क्या किया, वाटर में डुबो दिया, तो इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इस प्रकार से इसके चारों तरफ फोर्स लगेंगे। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इस प्रकार से आ जाएगा। ये बीच में कितना डिफरेंस हुआ, इट इज डेल्टा बी। ओरिजिनल ये कितना है तुम्हारा, ये है बी, और ये जो छोटा हो गया ये पूरा एक वॉल्यूम बनेगा। तो ये जो वॉल्यूम बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज द डेल्टा बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये क्या बनेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा बी अपॉन बी। यही फॉर्मूला लर्न कर लो। डेफिनेशन क्या लिख दो, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे कि हम पहले वाली डेफिनेशन लेके आए थे लॉन्गिट्यूडनल की, क्या लिखे थे, द रेशियो ऑफ
change in length to the original length is called longitudinal strain। सेम डेफिनेशन से उन डेफिनेशंस में केवल हमें ये ध्यान रखना है कहाँ पर लेंथ आई है और कहाँ पर हमें वॉल्यूम आया हुआ है। तो इस प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया डेल्टा बी अपॉन बी। अब समस्या ये है स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जिस प्रकार से स्ट्रेन 3 टाइप्स के थे उसी प्रकार से हमारे स्ट्रेस भी 3 टाइप्स के हैं। तो स्ट्रेस को हम पहले ही लिखा चुके हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और ये फोर्स क्या होता है? इट इज़ द रेस्टोरिंग फोर्स। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन काम हमारा चल जाता है इसी फार्मूले को याद करके कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे पास 3 टाइप्स के स्ट्रेस हैं। जिस प्रकार से स्ट्रेन थे, कौन कौन से थे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंस, शियरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी प्रकार से हमारे पास स्ट्रेस भी 3 टाइप्स के हैं। तो पहला जो स्ट्रेस है काइंड वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, और सेकंड है शियरिंग स्ट्रेस, और थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो पहला हम लिख लेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तो हमारा पहला है फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा है शियरिंग स्ट्रेस, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक इसे वॉल्यूमेट्रिक वाले को और वल्क भी कहते हैं, वल्क स्ट्रेस। और शियरिंग स्ट्रेस को जानते ही हो, जैसे वहाँ लिखे थे स्ट्रेन में इसे टेंजेंशियल भी कहते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस को हम क्या ले सकते हैं? और टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये तो हमारे 3 टाइप्स के हैं। अब इनको हम नंबर बाई नंबर लेते हैं। पहला लेते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल किस में होता है? हम जानते हैं टेंशन किस में होता है? टेंशन होता है तो हमारी लंबाई बढ़ती है, मीन्स टेंशन वाले में, टेंसाइल वाले में लेंथ बढ़ती है। तो सीधा सा हम पहले लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस जिस प्रकार से हम लॉन्गिट्यूडनल लिए थे स्ट्रेन, उसी प्रकार से फिगर बनाते और समझते। मान लीजिएगा ये तुम्हारा एक कोई वायर है, वायर को मोटा दिखा दिया, वायर इतना मोटा नहीं होता। चलो एक वायर इस प्रकार से, वायर ऐसे ले लेते, सीधा सीधा ले लेते हैं। ये कोई वायर है, ये हैंग्ड है, ये कोई वायर है, और इस पर हम नीचे एक फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्वाभाविक है इसकी पोजीशन क्या होगी? ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से लंबा हो जाएगा, और फोर्स को हटाने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। मतलब ये वायर विद इन इलास्टिक लिमिट है। तो स्वाभाविक है कि अब हम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको भी हम फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे कि इट इज़ द शियरिंग फोर्स शियरिंग स्ट्रेस
shearing force अपॉन एरिया। एरिया किसका आता है भाई? देखिए एरिया तभी हम इस प्रकार बना रहे थे। मान लीजिए ये हमारा वायर है, तो जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका, ये वायर है कि ये वायर है, पूरा वायर है, इसका जो क्रैक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एरिया आता है नीचे। और शियरिंग फोर्स क्या है? दैट इज द शियरिंग फोर्स। ये शियरिंग फोर्स कहलाएगा। जो डिफॉर्मिंग फोर्स है यही शियरिंग टेंसाइल में इसका नाम हम शियरिंग फोर्स दे देते, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स ही है। लिखने के लिए हम लिख देते हैं, अगर इसको तुम लिख दोगे शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तब भी ठीक है। दूसरा आप बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो सरफेस है ये किसका है? क्रॉस सेक्शन का सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। दूसरा ध्यान ये रखते हैं कि जो एरिया होता है वो इस पूरे का एरिया नहीं होता, बल्कि केवल क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्यों होता है? क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स है, अट्रैक्शन, वो खींचते हैं, तो इसीलिए ये एरिया को ही लेते हैं, इस एरिया को। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम सेकंड लेते हैं जो कि है सेकंड नंबर पे। पहले पे हमने शियरिंग स्ट्रेस ले लिया, शियरिंग फोर्स अपॉन एरिया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे पे ले लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरे पे लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर भी जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ था कि हम ड्रॉ करेंगे और उसको खींचेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें भी चेंज हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला वही बनेगा, टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तीसरे नंबर पे आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? अभी बताया था कि अगर वैल्यूम को पानी में हमने डुबो दिया और वो जो है अगर डूब गया तो उस पर चारों तरफ से फोर्स लगता है, तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। तो इसका भी जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा सा है, फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। इसमें एरिया क्या लगेगा? इसमें एरिया बैलून का लगेगा। देखिएगा, हम शियरिंग स्ट्रेस को तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल की तरह बताया, लेकिन सेम कंडीशंस उसमें भी है। क्योंकि हम देखिएगा शियरिंग स्ट्रेस में अगर वो फिगर लेते जो कि स्ट्रेन में लिया था, तब भी देख लीजिएगा, मान लीजिएगा ये लिए हमने और ये इसको हमने अगर पुश किया, तब भी फॉर्मूला इसका यही लगेगा। शियरिंग फोर्स, जो फोर्स इस पर लगा हुआ है, टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है, तो जो फोर्स इस पर लगा हुआ है उसी फोर्स को हम काउंट करेंगे। तो स्वाभाविक शियरिंग फोर्स हो गया। एरिया क्या हो गया? ये एरिया, ये सरफेस पर जो एरिया लग रहा है उस एरिया को लेंगे। बस इतना ही अंतर है लॉन्गिट्यूडनल में और शियरिंग स्ट्रेस में। इसके बाद हम लेते हैं हुक्स लॉ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुक्स लॉ क्या कहता है? देखिएगा, हुक्स लॉ ये तुमने देखा कि जब तुम किसी भी वायर पर, जबकि देखिएगा कोई वायर है या कोई रबड़ है, रबड़ का एग्जाम्पल हम इसलिए ले लेते हैं, वैसे तो ये हर मेटल पे रबड़ की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन रबड़ जो है हमें आसानी से विजिबल है, आसानी से दिख जाती है, इसलिए कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाती है। तो जो चीज़ रबड़ पर लागू होती है वही सभी मेटल्स के वायर पर लागू होती है।
इसलिए इसका नाम रखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हुक्स लॉ बहुत सिंपल है कि मान लीजिएगा कि ये तुम्हारा वायर है, इस वायर पर अगर फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस ही कहलाता है। मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें नीचे स्ट्रेन होगा, ये चेंज होता है, ये क्या हो गया? ये स्ट्रेन हो, तो ये स्ट्रेन होता है। तो जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे, मान लीजिएगा हमने यहाँ 2 किलो रख दिया, अगर हमने मान लो इस पर 2 kg रख दिया तो मालूम पड़ा कि यहाँ तक आ गया सपोज कर और रुक गया, इट द इक्विलिब्रियम। फिर हमने 5 किलो रख दिया तो और नीचे तक जाएगा, फिर हमने 10 किलो रख दिया और उसके बाद ये 12 किलो रखा, मान लो वायर टूट गया। तो सबसे पहली कंडीशन हुक्स लॉ ने ये कहा कि कोई भी सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस जिस पर हम लोड लगा रहे हैं, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। सबसे इलास्टिक लिमिट का मतलब हम बार बार बता चुके हैं कि उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंचना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 kg रखा, ये वायर है मान लीजिए, तो यहाँ तक आ गया। 2 kg को हटा के देखा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ फिर पहुँच गया। फिर हमने 5 kg रखा, यहाँ तक आ गया, इसको हटा के देखा तो यहाँ तक पहुँच गया। फिर हमने 10 kg रखा तो ये मालूम पड़ा यहाँ तक आ गया, आके रुक गया, वहाँ तक ऐसे गया और रुक गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही हमने 12 किलो रखा तो ये टूट गया। तो उन्होंने कहा हुक्स लॉ ने कि हम यहाँ तक, ये लॉ यहाँ तक लागू कर सकते हैं, मीन्स जहाँ तक वह अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाता है, अर्थात इलास्टिक लिमिट में है। इसीलिए हुक्स लॉ में जो स्टार्टिंग होती है वो यही होती है, अंडर द इलास्टिक लिमिट। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेस उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस है, जो इसका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। हम अभी बता ही चुके हैं। स्ट्रेस मीन्स नीचे जो फोर्स हो रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ही मान लेते हैं F/A, तो दैट इज द फोर्स। तो जो इसका फोर्स हो रहा है नीचे को, ये और स्ट्रेन माने इसको इनलोंगेशन होना, इसका लंबा होना, तो दोनों प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ती जाएगी। तो फोर्स प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ K लग जाएगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू K स्ट्रेन। ये कांस्टेंट है, स्ट्रेन को नीचे ले जाओ तो K, और यहाँ पे स्ट्रेन को नीचे ले जाओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। K क्या है, K इज कांस्टेंट। तो उन्होंने कहा जो रेशियो होगा, क्या रेशियो होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तुम्हारा हुक्स लॉ है, यही तुम्हारा क्या है, हुक्स लॉ है कि जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो एक कांस्टेंट आता है।
तो यही हमारा हुक्स लॉ है। अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम लिख देंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट। डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख देंगे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखिए हम बार बार बता रहे हैं, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट हुक्स लॉ इज अप्लाइड इन द इलास्टिक लिमिट। तो हम क्या लिखेंगे? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। इसमें हुक्स लॉ से हमारा एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़? विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़? देखिएगा हम इसी से देखते हैं कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और सेकंड नंबर पे वो कहता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कहता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम स्टील के वायर पर, जो स्टील है तुम्हारी, जो स्टील है उसके वायर पर उसका तार ले लेते और उस पर स्ट्रेस मीन्स फोर्स लगाते हैं। वजन लटकाओ, फोर्स का मतलब लोड, लोड लगवाओ 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, टूट जाएंगे। इसका मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि कांस्टेंट है तो जब स्ट्रेस जब ज़्यादा होगा, जब क्या होगा? स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो हमारी स्टील का जो स्ट्रेस है, मतलब जो फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा सहन कर लेती है। 100 किलो तक, 50 किलो तक मान लीजिए वो सहन कर लिए, और 50 किलो पर टूटती नहीं है। 50 किलो हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। अब क्योंकि स्ट्रेस को लगातार बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी लगातार बढ़ रहा है, तभी तो ये कांस्टेंट आएगा। अब लेते हैं रबड़। तो रबड़ में हमने रबड़ ली, 10 किलो रखा, इलास्टिक लिमिट में हटाया, देखा कि वापस हो गई, और जैसे ही हमने उस पर 20 किलो रखा वो टूट गई। मतलब स्ट्रेस कम है, कम स्ट्रेस पे वो टूट गई। इसीलिए जो वैल्यू है वो किस पे ज़्यादा सहन करने की आ रही है? वो ज़्यादा सहन करने की आ रही है स्टील के वायर पर, और ये स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी जो ऊपर है वो क्या है? स्ट्रेस। तो स्वाभाविक है कि अगर हमने 50 किलो रखा स्टील के वायर पर तो हमने देखा स्ट्रेस वो काफ़ी ज़्यादा सहन कर रही है और इलास्टिक लिमिट में बनी हुई है। जबकि रबड़ का क्या है कि हमने 10 किलो लगाया
स्ट्रेस काफ़ी कम था, फिर भी उसने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, मतलब टूट गई। तो इलास्टिक लिमिट किसकी ज़्यादा हुई? इसलिए हम कहते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। जनरल थिंकिंग में अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग टिक मार्क करेंगे रबड़ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें ज़्यादा शक्ति है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसमें ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा लोड रखने पर इलास्टिक लिमिट में बनी रहती है। ज़्यादा फोर्स रखने पर भी इसमें क्या किया स्टील में कि 50 किलोग्राम फोर्स रखने पर भी वो इलास्टिक लिमिट में बनी हुई है। मतलब 50 किलोग्राम को अगर तुमने हटा के देखा तो वो तार जो है, जो वायर है, वो ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया। लेकिन रबड़ में क्या हुआ कि हमने 20 किलोग्राम रखा, 20 किलोग्राम रखा, 10 किलोग्राम रखा, तो वो तार ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है भाई, लेकिन हमने फिर 20 किलोग्राम रखा, ये रबड़ है, 20 किलोग्राम लटका दिया तो वो टूट गया। मतलब अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, अपनी इलास्टिक लिमिट को छोड़ गया। तो इससे कौन बेटर है भाई? स्टील इज बेटर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इलास्टिक लिमिट का फॉलो कर रही है। इसीलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यही हुक्स लॉ कहता है कि इस चीज़ को हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि स्ट्रेस के आधार पर कि किसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है तो मोर इलास्टिक होगा, और जिसकी स्ट्रेस ज़्यादा होने पर अगर वो टूट जाता है तो वो लेस इलास्टिक होगा। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का अर्थ होता है मेजरमेंट। मॉडुलस का अंश यंग एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सबसे पहले मॉडुलस शब्द का उपयोग किया। तो पहला आता है, देखिएगा हमारे पास ये तीनों जो बने हुए वो स्ट्रेन और स्ट्रेस के आधार पर ही बने हैं। तो जिस प्रकार से स्ट्रेन 3 टाइप का था, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग एंड वॉल्यूमेट्रिक, इसी प्रकार से हमारा स्ट्रेस भी 3 टाइप्स का था, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग एंड वॉल्यूमेट्रिक, जिसे हम बल्क कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक को भाषा में बल्क कहते हैं, तो बल्क स्ट्रेस कह सकते हैं, बल्क स्ट्रेन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हम बता चुके हैं कि शियरिंग को हम टेंजेंशियल कहते हैं, तो हम शियरिंग स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, शियरिंग स्ट्रेन को टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। अब 3 टाइप्स के मॉडुलस हैं। पहला बल्क मॉडुलस कहलाता है, तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस कहलाता है। सेकंड